हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। डे वन की इस दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। एनडीए फर्स्ट 2025 का एग्ज़ाम 13 अप्रैल 2025 को होने वाला है। और अब आपके पास लगभग 9 दिन बचे हैं, 10वें दिन आपका ये पेपर है। तो इसके लिए मैंने सीरीज चलाई है कि अंतिम 10 दिनों की अमृत घुट्टी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। डेली आपकी 2 से 3 वीडियो क्लास में प्रोवाइड करूँगा। कंप्लीट टाइम से उन्हें देख लेना। 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, बस इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। 1 से 1.5 घंटे की क्लास आप लोगों का ये एग्ज़ाम निकलवा सकती है, क्योंकि अब मैं आप लोगों को सिर्फ वही क्वेश्चंस रिवाइज कराऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। हम क्वेश्चंस भी करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ में कंसेप्ट भी समझेंगे। पूरा बेसिक से नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि ये बैच तो नहीं है, ये है सिर्फ एक रिवीजन वीडियो। तो मैं क्वेश्चंस के माध्यम से ही आपके कंसेप्ट रिवाइज करा दूंगा, ताकि आप पेपर में इनको ना भूलें। और जब मैं सवाल कराऊंगा तो मेरी थोड़ी सी स्पीड भी रहेगी। अब जैसे हम पेपर में सवालों को सोल्व करते हैं उसी तरीके से स्पीड भी रहेगी। आराम आराम से नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आपका पेपर नज़दीक है तो आपने ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ ली है। बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है और एक ऐसे कोर्स की ज़रूरत है जो आपको पेपर में सीधे सीधे सवाल देखने को मिले। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये सीरीज चला रहा हूँ। तो जितनी भी मैं वीडियो दूँ इसको कंप्लीट देखना पूरी को। आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी। हमारा टॉपिक रहेगा प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता का। इससे पहले वाली जो मैंने क्लास प्रोवाइड की थी उसमें सारी स्टेटिस्टिक्स करा दी थी कंप्लीट। ठीक है, वो देख ली होगी आप सभी ने, जिसका भी पेपर होगा। अब ये क्लास हम प्रोबेबिलिटी करेंगे और इसमें लगभग 15 से 20 सवाल करेंगे। 15 से 20 सवाल में ही सारी प्रोबेबिलिटी जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक बेसिक तो सभी कर लेते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जहाँ फंसते हैं बच्चे वो इस क्लास में हो जाएंगे। तो कंप्लीट देख लेना लास्ट तक। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा पेपर है और आप बीच में वीडियो छोड़ के जा रहे हो, 5 मिनट देख ली, 10 मिनट देख ली और आप ये समझने लग जाओ हो जाएगा अब तो भाई देखो, उसमें फिर वो आपका टैलेंट है, मैं कुछ नहीं कह सकता उस चीज़ में। क्या पता आप इतने होशियार हो कि आपने एक सवाल से ही सारे सवाल कर दो आप, है ना। तो वो आपके ऊपर चॉइस है कि आप किस प्रकार के हो, कैसा लेवल है आप लोगों का। मेरा काम है आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ाने का। तो पहला सवाल ये देखो। सवाल में कहा गया कि होम शब्द के अक्षरों से 2 अक्षर चुने जाते हैं, दोनों अक्षरों के स्वर होने की प्रायिकता। अपनी अपनी लैंग्वेज पढ़ लेना, इंग्लिश वाले यहाँ देख लेना ऊपर भाई। 2 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम, रेड कलर ले लेता हूँ मैं, पेन का रेड कलर ले लेंगे पहले। 2 लेटर्स चूज किए गए हैं, चूज की बात आई है, ये कॉम्बिनेशन चलता है। कॉम्बिनेशन में भी बताया जाता है कि जब आपको चूज करना होता है तो आप किस चीज का यूज करते हो, एनसीआर वाले फॉर्मूले का यूज करते हो। एनसीआर का मतलब यह है कि एन में से आपको आर वैल्यू चूज करनी है। ठीक है, पहली बात ये समझ के रखना कि जहां भी चूज वर्ड आ जाए, यानी कि वहां पे कॉम्बिनेशन का ये वाला फॉर्मूला लगेगा। फ्रॉम द लेटर, कौन से लेटर से, मतलब एक वर्ड दिया है होम, इसमें टोटल कितने लेटर है, ये वर्ड है, इसमें लेटर कितने हैं। आप कहोगे सर इसमें मुझे 4 लेटर्स दिखाई दे रहे हैं, 4। ठीक है, 4 लेटर है इसमें, HOME। आपसे कहा गया कि प्रोबेबिलिटी बताओ दैट बोथ लेटर्स आर वोविल। मतलब इसने 2 लेटर चूज किए हैं और दोनों वोविल हो, वो बताओ मुझे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो आप कहोगे सर अगर 2 लेटर है तो वोविल मुझे सिर्फ यहाँ 2 ही दिखाई दे रहा है, और ई, यानी कि इनका एक पेयर बनेगा। ठीक है, ये दोनों अक्षर अगर मैंने चुन लिए तो सिर्फ ये 2 ही आएंगे, यानी ये एक पेयर आएगा। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया हमारा, 1 का। पॉसिबिलिटी कितनी हो गई, 1 जोड़े के आने की। ठीक है, लेकिन आपको ये 2 अक्षर चुनने किस में से, इस लेटर में से, इस वर्ड में से। इस वर्ड में कितने लेटर है, आप कहोगे सर 4 लेटर है। इस 4 में से आपको 2 चूज करने हैं। तो टोटल आउटकम कितने बनेंगे आपके, कितने तरीके हो सकते हैं वे 2 लेटर चूज करने के। ये नंबर ऑफ वेज ही तो होते हैं, कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा आपने। निकालने के तरीके, नंबर ऑफ वेज, कि 4 में से 2 लेटर चूज करने हैं, उसके कितने तरीके हो गए टोटल। तो आप कहोगे सर 4C2 हो गए। 4C2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 3 2 × 1। इसकी वैल्यू सभी को पता होगी कितनी होती है, 6 होती है इसकी वैल्यू 4C2 की। तो भाई सैंपल स्पेस तो आपके पास जो है 1 है, टोटल आउटकम आपके पास जो है 6 है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही होती है किसी भी इवेंट के घटने की, कि ऊपर होता है सैंपल स्पेस और नीचे होता है टोटल आउटकम। बहुत बेसिक डेफिनेशन है, ये सभी ने पढ़ रखी होगी। तो भाई कितना आंसर आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, 1/6 आएगा। ठीक है भाई मेरे वीर जवानों, एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग, इतनी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी करेंगे, इसको गलती कर देंगे कि 2 अक्षर चुने गए तो ऊपर 2 लिख देंगे, नीचे कहेंगे कि 4 लेटर में से चुने गए, नीचे 4 लिख देंगे। 2/4 भी ऑप्शन में दे रखा है, ये गलत हो जाएगा भाई। सही करना इसको, चूज करने की बात आ रही है।
चलो आगे बढ़ेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं। आपको यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 2/5, ए यूनियन बी दिया है 3/5। ये यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ मैंने सेट वाले चैप्टर में समझाए थे तुम्हें, राइट। तो क्या पहले एक बार थोड़ी सी जानकारी ले लो। देखो, मान लो कोई इवेंट है, उस इवेंट के होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सिक्का ले लेता हूँ। सिक्का, सिक्के में सामने दो फेस होते हैं, सामने हेड और उसके पीछे टेल होता है, ठीक है। कितने फेस है टोटल? दो। अगर मैं ये कहूँ कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जी, तो आप कहोगे सर दो में से एक ही आड़ हेड आ सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। और फिर मैं आपसे कहूँ कि टेल आने की क्या होगी, आप कहोगे सर वो भी 1/2 होगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो कितनी आएगी प्रोबेबिलिटी? कहोगे सर 1 आएगी। तो एक कंसेप्ट यहाँ ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ही 1 से छोटी या इक्वल भी हो सकती है और 0 से इक्वल या बड़ी भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शन में ही रहती है और 0 और 1 के बीच में रहती है सिर्फ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहती है। ये 0 और 1 कोई रेंज भी होता है क्या किसी का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में? कोस का होता है, कोस एक्स का। तो ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का कोस एक्स टाइप का फंक्शन होता है। चलो खैर, वो नॉलेज वाली अलग चीज़ है ना। ये बात समझ में आ गई सभी को? बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दिया करो अगर आपके डाउट बनते हैं तो। और अच्छे से देखो, मैं बहुत नॉर्मल वे में पढ़ा रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। माइंड को फोकस रखो, ठीक है। समझते जाओ बस सारी चीज़ों को। तो मैंने ये कहा कि किसी प्रोबेबिलिटी के होने की घटना और किसी प्रोबेबिलिटी के ना होने की घटना, ना होने की घटनाओं को हम बोलते हैं ई डैश। ये है ना होने की घटना। इनका सम हमेशा ही 1 होगा। ये पहला कंसेप्ट है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि अगर इस फॉर्मेट में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, यानी कि किसी प्रोबेबिलिटी, मान लो दो इवेंट्स है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी का मतलब यह है कि या तो ए के घटने की या बी के घटने की प्रायिकता, ठीक है। दो इवेंट्स है, दो में से या तो ए या तो बी के घटने की प्रायिकता को हम ए यूनियन बी बोलते हैं। वो किसके इक्वल होगी कि भाई ए घट रही हो, बी घट रही हो, लेकिन कुछ प्रोबेबिलिटी ऐसी भी तो होगी जहां दोनों में कॉमन होगा। मैंने ये कहा, समझो ध्यान से, बहुत आराम से समझो। मैंने ये कहा कि ये दो लोग हैं, इसके या फिर इसके घटने की प्रायिकता, या की बात आ रही है बीच में, तो या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। तो मैं कहूंगा कि इसके टोटल घटने की, इसके टोटल घटने की, उसमें से वो चीज घटा देंगे जिसमें दोनों घटने की होगी। कुछ वैल्यू जैसी भी तो होगी जो इसके हिस्से भी आ रही है, इसके हिस्से भी आ रही, तो उनको हटा देंगे और सिर्फ या वाली चीजें बच जाएगी। तो मैं कहूंगा माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक फॉर्मूला होता है। इस इंटरसेक्शन ऑफ बी का मतलब यह है कि ए और बी दोनों के घटने की प्रायिकता, इसमें एंड आता है और यूनियन वाले में इसमें और आता है और। ये एक फॉर्मूला याद रखोगे। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब नोट की बात हो रही है तो मैंने क्या लगाया, मैंने इस इवेंट के ऊपर ये डैश लगा दिया। जब और की बात हो रही है तो मैंने यूनियन लगा दिया, ए यूनियन बी। जब एंड की बात हो रही है तब मैंने इंटरसेक्शन लगा दिया। ये बेसिक लैंग्वेज को क्रैक करने की चीज़ें है, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको चीज़ें। पूरा यूट्यूब छान लेना। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, कोल्ड सी। हाँ, जब भी क्लास लेने बैठता हूँ कोल्ड हो जाता है मुझे। अच्छा जी। बॉडी मेरी पता नहीं किस तरीके की सेंसिटिव है, इसी वजह से मैं एनडीए से मेडिकली आउट हुआ था। 1 मिनट रुकेंगे भाई। इतनी बात आ गई समझ में? अच्छा, कुछ और कंसेप्ट मुझे यहाँ से ध्यान आ गया, जैसे ये दे रखा है P/A या A/B। इन दोनों को समझा देता हूँ, ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसका मतलब ये है B/A का कि B के घटने की प्रायिकता जब A पहले ही हो चुकी हो। मान लो दो घटना थी, ये हो चुकी, अब इसके होने के बाद इस घटना की बारी आ रही है, दूसरे के घटने की। ये तो घट चुकी, इस घटना काम खत्म हो गया, अब इसकी बारी आई है। जैसे कि मान लो मैं ये कह दूं कि आप पेड़ काट रहे हो और फिर पेड़ काटने की आपको सज़ा मिलेगी, तो आपने पेड़ काट दोगे तभी तो सज़ा मिलेगी।
ऐसा थोड़ी आप पेड़ के पास भी जाके खड़े होगे कुल्हाड़ी लेके तो सजा मिल जाएगी कि भाई ये काट नहीं आया होगा। ऐसा नहीं होता। जब आप उसे काट दोगे, जब पहली घटना घट जाएगी तब दूसरी घटेगी, तभी सजा होगी। तो ये इसको हम बी अपॉन ए ही लिखते हैं कि ए के घटने की प्रायिकता, सॉरी बी के घटने की प्रायिकता जब ए घट चुकी हो तो कैसे निकालेंगे। हम कहेंगे कि इन दोनों के घटने की जो प्रायिकता थी उसको डिवाइड कर देंगे पी ऑफ ए से। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर पी ऑफ ए अपॉन बी लिखा है, मैं दिख रहा है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, ऐसे देखो। पी अपॉन ए अपॉन बी का मतलब यह है कि ए के घटने की प्रायिकता जब बी पहले ही घट चुकी हो, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये मैंने तुम्हें जो है कंसेप्ट समझा दिए, बहुत अच्छे से समझ में आगे होगे पढ़ने वाले बच्चों को तो। और जो नालायक टाइप के बच्चे हैं उनका तो क्या ही कहना, वो तो सब समझ जाते हैं, उन्हें तो लगता है कि ब्रह्मांड ही हमारे उससे चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूँ, ये क्लियर होगी बात। अब अपने इस सवाल पे आ जाओ। तो सवाल में ये बोला गया कि भाई आपको क्या निकालना है, आपको बी अपॉन ए और पी ऑफ ए अपॉन बी निकालना है। तो मैंने एक फॉर्मूला समझाया कि इसके लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंटरसेक्शन इसकी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपॉन पी बी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा जी। तो एक फॉर्मूला समझाया था मैंने तुम्हें कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा पी ऑफ ए, बोलते भी रहो आप लोग, अगर पढ़ रहे हो बोलोगे तो आप एंगेज रहोगे, माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। तो इन दोनों को ऐड करो, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3/10। या आप मन मन में भी कर सकते हो, मुझे मजबूरी है मेरी, लिख के करके सोल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 10 एलसीएम ले दूँ तो 3, हालांकि मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है अब इन चीज़ों में कि मुझे लिखने में ना हल्का सा आता है। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे कर दूँ, 2×5=10, 2×4 5×10 6 4 3 7, एक ही बच गया बस, 1/10 आ गया ये। ठीक है, लेकिन आप लोग अपना देख लेना अपने हिसाब से। तो इसकी वैल्यू 1/10 आई है, 1/10। पी ऑफ ए कितना दे रखा है, 3/10 दे रखा है जी, 10 से 10 खत्म होगा तो ये 1/3 बचेगा सिर्फ, प्लस फिर इसकी वैल्यू देखोगे आप 1/10 है, और पी बी की वैल्यू कितनी है, 2/5 है जी। 5×10 जाएगा, 2×4 जाएगा, ये 1/4 होगा जी। एलसीएम कितना आ गया, 12, ऊपर कितना हो गया 7, 7/12 है क्या, ये रहा ऑप्शन। सवाल सोल्व हो गया हमारा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई ये। ठीक है, क्लियर है बात कि बी के घटने की प्रायिकता जब ए पहले ही घट चुकी हो, या इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम इसको, ये भी कह सकते हैं कि बी घट रहा हो जब ए ना घटा हो, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। कहोगे सर बिल्कुल बढ़ जाओ, आपने क्लियर कर दिया। ये फॉर्मूले भी है, मैंने यहाँ लिख के भी लेके आया था, अब स्क्रीनशॉट मार लेना इनका, ये मैं बता चुका। नेक्स्ट बढ़ेंगे, ये वाला सवाल देखो। ए और बी दो घटनाएं हैं, ए की प्रायिकता दे रखी है, बी की प्रायिकता दे रखी है। ए अपॉन बी मतलब जब बी हो जाए तब ए, उसकी प्रायिकता 0.5 है। आपसे पूछा है पी ए डैश अपॉन बी डैश। अब ए डैश अपॉन बी डैश का मतलब यह है कि ए के ना घटने की प्रायिकता जब बी भी ना घटा हो। ठीक है, इसका मतलब यह है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, पी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश, इसका मतलब यही होगा पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी ऑफ बी डैश। समझे बात को, सेम टू सेम फॉर्मूला लगाया मैंने। लेकिन यहाँ अब थोड़ा सा डी मॉर्गन रूल लग जाएगा। डी मॉर्गन रूल ये कहता है कि अगर आपको ये डैश हटाना है तो इसको आप ऐसे लिखोगे, ए यूनियन बन जाएगा, इंटरसेक्शन ना यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने तुम्हें सेट थ्योरी में भी समझाई थी। और नीचे कितना हो जाएगा, पी बी डैश हो जाएगा जी। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी कि या तो, जैसे अगर खाली ए यूनियन बी होता तो हम कहते हैं या तो ए या तो बी के घटने की प्रायिकता, लेकिन ए यूनियन बी डैश का मतलब ये है कि ना तो ए ना तो बी के घटने की प्रायिकता। समझ आ रही है बात, ना तो ए ना तो बी के घटने की प्रायिकता, इसका मतलब ये है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। कैसे कैसे समझो, एक घटने की प्रायिकता, एक के ना घटने की प्रायिकता हमेशा 1 होती है। मैं आपसे कहूं कि जी पी ई डैश निकालना है मुझे, तो इसको मैं इधर पहुंचा दूंगा ना, 1 माइनस पी ई करूंगा ना मैं, दिख रहा है मेरे साइड में इधर। ठीक, तो वही किया मैंने, 1 में से घटा दिया तो ये बन गया 1 माइनस पी ए यूनियन बी। और नीचे भी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 माइनस पी बी। इतनी बात आ गई समझ में, बोलो बोलो जी बोलो। तो यहाँ से रफ करते हैं अब इस साइड से, ये रफ करते हैं।
मैं क्वेश्चंस में ही तुम्हें कंसेप्ट समझा दे रहा हूँ सारे के सारे। अब मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, पी ए यूनियन बी नहीं है मेरे पास, निकालना पड़ेगा। यहाँ से मुझे इंटरसेक्शन मिल सकता है क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये 0.5 के इक्वल है। और पी बी की वैल्यू दे रखी है 0.2। तो अगर मैं इस 0.5 में 0.2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 1 बन जाएगा पूरा। बोलो भाई, 5 दूनी 10, पूरा 1 बन जाएगा, 1 नहीं बनेगा, 0.1 बनेगा, ये बनेगा 0.1। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ चुका मेरा 0.1। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पी ए यूनियन बी। तो पी ऑफ ए यूनियन बी, बोलो कितना होगा। देखो अगर आप सिर्फ सुन रहे हो, इसको लग रहा है कि मैं पढ़ाई को मूवीज की तरह देख लूँ, तो पक्का आप बोर हो जाओगे सवाल में ही। ये आपके इंटरसेक्शन यूनियन यही कंफ्यूज कर देंगे आपको। लेकिन अगर आप बोलते हुए पढ़ रहे हो कि हाँ ये यूनियन है, ये यहाँ से आ रहा है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। अब मुझे ए यूनियन बी निकालना, तो इन दोनों को जोड़ करके इसको घटा दो। देखो 0.8 में से मैं 0.1 घटाऊंगा तो 0.7 बचेगा ना। क्लियर है बात। अब 1 माइनस 0.7 करूंगा मैं, 1 माइनस 0.7 करूंगा तो ये 0.3 बचेगा सिर्फ। और नीचे कितना बच जाएगा, 1 माइनस पी बी। 1 में से 0.2 घटाऊंगा तो 0.8 बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म होगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.8, 3/8। क्लियर हो गया सभी को, कर लोगे। ये मैं वे अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आया हूँ जिससे आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी क्लियर है। तो देखो ये वाले फॉर्मूले भी मैंने साइड में लिख दिए, फिर स्क्रीनशॉट मार लेना, याद करते रहना। हाँ इसकी पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके कर लेना। अब इस पे आ जाओ। अच्छी तरीके से फेंटी गई 2 ताश की गड्डी में से पहले से गुलाम और दूसरे से बादशाह निकलने की प्रायिकता क्या है। क्या आपने सारी ताश की पत्ती खेल ली है क्या, गुलाम वगैरह राजा रानी सब जानते हो इनको, है जी, ताश खेलोगे। तो 2 ताश की गड्डी है, पहले ताश की गड्डी में 52 पत्ते होंगे, दूसरी में भी 52 पत्ते होंगे। पहले वाली में गुलाम कितने होंगे, 4। दूसरे वाली में बादशाह कितने होंगे, 4। तो 4/52। फिर दूसरी में से निकालेंगे, वो भी 4/52। तो ये भी 1/13, ये भी 1/13। आंसर आएगा मेरा ए ऑप्शन, देखोगे सही जवाब होगा। तो एक बार इन पत्तों की जानकारी ले लेते हैं, कई बार बच्चे गड़बड़ करते हैं इसमें, सर ये गुलाम बादशाह ये सब क्या है। जैसे ये गुलाम है, इसको हम जैक बोलेंगे अंग्रेजी में, और किंग बोलेंगे हम बादशाह को, क्वीन होती है एक। 3 ही होते हैं, इनको एक बार समझ लो डायग्राम के माध्यम से ही, पेपर में अच्छे से करके जाना। ये है आपके ताश के पत्ते। और अब शायद मेरे पीछे भी कुछ छिपरे हो गए, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। ये देखो, दिखाई दे रहा है। तो देखो पहले ध्यान से समझो इधर, इसको आप लोग पहले देख लो, फिर मैं समझाता हूँ तुम्हें। देखो जी, पहले इस पहले वाली लाइन को देखो। इस पहले वाली लाइन में आपको इक्का दिखाई दे रहा होगा, इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में एस। ठीक है, मैं साइड में बैठा हूँ अभी, पहले फिर सामने आ जाऊंगा, पहले इसको समझो। एस है, कितने एस है, 4 है जी, 1 2 3 4, टोटल 4 एस है। अब इसमें आ जाओ फोटो वालों में, कितने फोटो है, ये बादशाह है, बादशाह, बादशाह नहीं है ये जैक है, जैक ये गुलाम है। तो 1 2 3 4, 4 ही गुलाम है। फिर क्वीन है ये इधर, क्वीन, क्वीन भी कितनी है, 1 2 3 4, 4 ही क्वीन है। फिर ये किंग कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ही किंग है। तो मुझे बताओ फोटो वाले, सिर्फ फोटो वाले कितने पत्ते हो गए। सारी चीज़ ध्यान रखना, कहीं से कुछ भी सवाल बन सकता है। फोटो वाले कितने पत्ते हो गए, फोटो वालों की आप बात करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फोटो वाले टोटल 12 पत्ते होते हैं। ठीक है, इन 12 पत्तों में से, 12 पत्तों में से 3 और 3 6, 6 पत्ते होंगे रेड कलर के, और 6 पत्ते होंगे भाई ब्लैक कलर के। ठीक है, 6 पत्ते रेड कलर के, 6 पत्ते होंगे ब्लैक कलर के। पहली बात समझ में आ गई। फोटो वाले टोटल 12, जिसमें कि 3 3 3 3 हो गए, ये एक राजा एक रानी एक गुलाम। ठीक है, हर एक उसके, हर एक किसके, जैसे इसको हम बोलते हैं चीड़ी, इसको चीड़ी बोलते हैं, इसको पान का पत्ता बोलते हैं, सॉरी इसको ईंट बोलते हैं, ईंट, और इसको पान बोलते हैं, है ना। ये मुझे ध्यान नहीं है किस किस को क्या बोलते हैं, आप देख लेना कौन सा क्या है, ये सवाल में आएंगे तो वहाँ समझा दूंगा मैं।
वहीं से पता चलेगा। लेकिन अभी ये समझो कि ये भाई हर एक उसका एक 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 होता है। जैसे एक चिड़ी का गुलाम, एक चिड़ी की रानी, एक चिड़ी का राजा, ऐसे ही एक पान का गुलाम, एक 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 होता है सभी में। ठीक, नेक्स्ट पेज पे बता दूंगा तुम्हें मैं ये। और टोटल फोटो कितने हो गए? टोटल फोटो हो गए जी 12। ठीक, टोटल राजा कितने हो गए? 4 राजा हो गए, 4 ही रानी होगी, 4 ही गुलाम हो गए, और 4 ही हो गए ये इक्के। बाकी जो नंबर वाले वो बनते हैं वो है 2 से लेकर के 10 तक। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे 10 है। अब इसमें से 26 होते हैं ब्लैक। ये देखो सिर्फ ये 2 ही है। एक तो ये है, ये जो भी है, ये पान वान जो भी है ये, और एक ये चीड़ी। ठीक है, ये इसको शायद स्पेड बोलते हैं, स्पेड। सवाल में पता चलेगा मुझे। तो ये ब्लैक है, और एक तो ये, और एक ये दिल वाला, ये सारे के सारे रेड है। ठीक, अब आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से, अगर चिड़ी का एक गुलाम, चिड़ी की एक रानी, चिड़ी का एक राजा, ऐसे ईंट का एक गुलाम, ईंट की एक रानी, ईंट का एक राजा, ऐसे ही पान का एक गुलाम, पान की एक रानी, पान का एक राजा, सभी के एक 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 हो गए। तो ये सारे पत्ते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलता हूँ। हाँ, और भी अच्छे से डिफाइन कर रखा है मैंने। टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो इसमें से हाँ, एक को बोलते हैं स्पेड, एक को बोलते हैं क्लब। ये दोनों के दोनों ब्लैक कलर में होते हैं। देखो जैसे पीछे देखो, ये स्पेड होगा और ये क्लब होगा, और ये स्पेड होगा। ये स्पेड है, ये क्लब है। ठीक, ये दोनों के दोनों ब्लैक है। बाकी एक इसमें डायमंड है, आगे आओ, एक इसमें डायमंड है, एक इसमें हर्ट है, ये दोनों के दोनों रेड कलर के होंगे। तो सभी के एक 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 किंग। अब मैं आ जाता हूँ इधर ही। सभी का देखोगे एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस, और बाकी 2 से 10 नंबर के बीच में कार्ड्स होते हैं, टोटल 9। और हर एक उसके 13 कार्ड होंगे, 13। 13 स्पेड होंगे, 13 क्लब होंगे, 13 डायमंड होंगे, और 13 ही हर्ट होंगे, जिसमें कॉमन भी आ जाते हैं। कॉमन के आधार पर भी सवाल बनते हैं। तो ये थ्योरी अपनी ताश के पत्तों की अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अगला सवाल देखो, कहा गया टू फेयर डाइस आर थ्रोन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज नीदर 8 नॉर 9। मतलब ना तो 8 होगा ना तो 9 होगा। अच्छा, अगर 2 पासे फेंके जाएंगे तो टोटल आउटकम कितना बनेगा? उसका स्क्वायर करते हो हमेशा, 36 बनेगा जी। 2 पासे फेंकेंगे, स्क्वायर करोगे, 36 बनेगा जी। अब पहले उसमें कितने नंबर रहेंगे? 1 से लेकर के 6 तक रहते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। दूसरे वाले में कितने रहे होंगे? दूसरे वाले में भी यही होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6। आपसे कहा क्या प्रायिकता है कि ना तो 8 ना तो 9 हो। तो मैं निकाल लेता हूँ कि अगर योगफल 8 हो, वे वाले बताओ। तो वे वाले कौन कौन से बनेंगे? एक तो 2 6 बनेगा पहले वाले से, और क्या बनेगा? एक 3 5 बनेगा जी, और क्या बनेगा? 4 4 बनेगा जी। बन गया। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 2, क्योंकि पहले वाले पे क्या पता पहले वाले पे 6 आ जाए, दूसरे वाले पे 2 आ जाए, 5 3 बन जाए। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5। ऐसे सैंपल स्पेस 5 बने हैं जिसमें योगफल 8 आता हो। फिर 9 वाले गिनो ऐसे ही। 9 वाले में कौन कौन से आएंगे? 3 6 और 6 3, 2 तो यही हो गए। 4 5 और 5 4, ये हो गए जी। और तो नहीं बन रहा कुछ भी? क्या बन रहा है? नहीं बन रहा है और कुछ भी? ना ना नहीं बन रहा है जी। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4। ये सैंपल स्पेस हो गए 4। टोटल कितने हो गए जी? ये टोटल हो गए 5 और 4 9। ये 9 सैंपल स्पेस है कि अगर 8 और अगर 9 आ जाए। आपसे कहा कि ना तो 8 ना तो 9। तो मैं कहता हूं अगर टोटल आउटकम 36 थे, जिसमें कि 9 वे लोग हैं जिसमें जिनका सम 8 या 9 हो, अगर मैं इसे घटा दूं तो बचेंगे 27। ये 27 वे होंगे जिनका जोड़ ना तो 8 होगा और ना ही 9 होगा। अब आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो क्या करोगे? 27/36 करोगे। इसे आप कर लो सोल्व। 9 3 27, 9 चौक 36, 3/4 है, ये रहा ऑप्शन। क्लियर है बात? आगे बढ़ूं, इस सवाल पे आ जाओ। एक डिब्बे में 2 सफेद गेंद, 3 काली गेंद और 4 लाल गेंद है। तो टोटल कितनी गेंद हो गई? 4 3 7 और 2 9। टोटल गेंद हो गई जी 9। अब डिब्बे में से 3 गेंद निकालने के कितने तरीके हैं जिसमें कम से कम एक गेंद काली हो? भाई एक चीज समझो ध्यान से, यहां आपसे सिर्फ तरीके पूछे, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी।
यानी कि ये एक परमुटेशन वाला सवाल बन गया, परमुटेशन का सवाल आ गया ये। तो कैसे करोगे, समझो ध्यान से। डिब्बे में से 3 गेंद निकालनी है, उनके कितने तरीके हैं कि कम से कम एक गेंद काली हो। कम से कम जहां बात आ जाए, लीस्ट की बात आ जाए, नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 बॉल्स फ्रॉम द बॉक्स एट लीस्ट। एक वर्ड होता है एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब यह है कि कम से कम एक गेंद रहे, एक तो रहे ही रहे काली, एक से ज्यादा भी हो सकती है। अब काली कितनी गेंद है, 3 गेंद है ना, तो पहली गेंद काली हो और बाकी 2 गेंद, हम कितनी गेंद निकाल रहे हैं, 3 गेंद निकाल रहे हैं ना, समझो ध्यान से, एक बार फोकस लगाओ। हम लोग 3 गेंद निकाल रहे हैं, हमने ये 3 गेंद निकाल ली, ठीक है। उसने कहा कम से कम एक गेंद तो काली होगी होगी। मान लो ये वो काली गेंद है, तो ये 2 गेंद कुछ भी हो सकती है, ये सफ़ेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है, हमें नहीं पता। पहली कंडीशन तो ये बनेगी मेरे भाई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि क्या पता 2 गेंद काली हो। कम से कम का यही तो मतलब है कि कम से कम एक तो हो, एक से ज़्यादा हो वो भी चलेगा। तो क्या पता इस बार ये 2 गेंद काली हो और ये ना हो। तीसरी कंडीशन ये बनेगी क्या पता तीनों की तीनों ही काली हो और कोई भी ना काली हो। तीनों कंडीशन समझ में आ गई? हो गए सर, हाँ बिल्कुल समझ में बात आ गई बात। अब देखो कैसे तरीके निकालेंगे हम। तो पहली कंडीशन तो ये है कि एक गेंद काली हो, बाकी जो गेंद है वो काली ना हो। 3 गेंद निकालनी है मुझे। तो पहली गेंद अगर वो काली होगी तो मैं कहूँगा 3C1, क्योंकि 3 में से ही तो होगी कोई एक गेंद, ठीक है, प्लस। अब कितनी गेंद और बच गई, टोटल गेंद बच गई जी 6। इस 6 में से 2 गेंद चूज करनी है। तो आप कहोगे सर 6 में से 2 गेंद वे होगी जिनका हमें नहीं पता वे सफ़ेद है या लाल है। इसका क्लियर हो गया कि ये काली है। एक गेंद काली है तो 3 में से ही तो आएगी वो एक गेंद। बाकी जो ये 6 गेंद बच गई उसमें से वे 2 गेंद आ जाएगी। 3 गेंद निकालनी है ना मुझे, 1 2 3, 3 गेंद निकालनी है। ये तो काली हो गई, इन दो को मैंने ले लिया कि 6 में से 2 गेंद आएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि सर 3 में से 2 गेंद काली निकले और इस 6 में से सिर्फ एक ही गेंद कोई दूसरे कलर की निकले। तीसरी कंडीशन की सर 3 में से तीनों की तीनों ही काली निकल जाए, तो फिर इन 6 में से कोई भी गेंद ना निकले। ये हमारी तीनों कंडीशन हो गई। अब इसको सोल्व करेंगे। 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 6C2 की वैल्यू की 15 होती है, 15। 6C2 की वैल्यू होती है 15। 3C2 की वैल्यू कितनी होगी भाई, 3 होगी, 3, राइट, 3 होगी ना। 3 × 2 बिल्कुल 3 होगी। और 6C1 6 होगा जी। 3C3 1 होगा जी, 1, ठीक है। और 6C0 भी कितना होगा, 1। इन सबको ऐड कर दो। देखो 5 और 3 18, 6 3 9, 1 और 1 2। और हमसे पूछे ऐसे कितने तरीके होंगे। मेरा तो 29 आया आंसर। ऑप्शन में तो कहीं 29 ही नहीं दिखाई दे रहा मुझे। क्या क्या, कहीं कहीं गड़बड़ गड़बड़ हुई हुई क्या? चेक करो फिर से। तरीके पूछे कम से कम एक गेंद के। 3 में से एक गेंद निकलेगी, ठीक है। बाकी बच गए 6 गेंद। तो 6 में से 2 गेंद निकालनी, मैंने 3 ही तो गेंद निकालनी थी। 3C1 की वैल्यू 3 होती है, 6C2 की वैल्यू 15 होती है। 15 ही तो होती है, 15 3 18 हो गया जी। ठीक है जी। फिर अगर मैं कहूँ कि दूसरी कंडीशन ये है कि 3 में से 2 गेंद निकल जाए काली, और 6 में से एक गेंद निकले एक दूसरे कलर की। नहीं, मैंने फिर जो है 3 में से, अच्छा, एक सेकंड समझो। कंसेप्ट तो यही है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई छोटी सी। आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हो।
तरीके पूछे इसने, प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। और तरीके में बात यह है कि कम से कम कंडीशन तो 3 ही बनेगी। पहली कंडीशन देखना भाई, टोटल गेंद कितनी है? ये 9 गेंद है ना टोटल, 9 गेंद है। 9 में से मैं ये कहता हूँ कि 3 में से एक गेंद मैंने निकाल ली, जो कि ब्लैक निकलेगी। और गुणा होगी भाई, और है ना, और 2 गेंद निकले हमारी। हाँ, अब ध्यान दो, एक बार लैंग्वेज समझो ध्यान से, एक बार लैंग्वेज समझो ध्यान से। देखो, पहली कंडीशन ये है कि एक काली गेंद निकले, कम से कम की बात हो रही है, और 2 दूसरे रंग की गेंद निकले, तो तीनों गेंद हमें मिल जाएगी। पहली कंडीशन ये है। फिर हम कहेंगे या दूसरी कंडीशन ये है कि 2 काली गेंद निकले और एक दूसरे रंग की गेंद निकले, दूसरी कंडीशन ये बनेगी। फिर हम कहेंगे या तीसरी बात ये होगी कि तीनों ही काली गेंद निकल जाए और 0 दूसरे रंग की गेंद निकले। ठीक है, जहाँ भी और आता है वहाँ करेंगे हम मल्टीप्लाई, जहाँ भी या आता है वहाँ करेंगे हम प्लस। अब इस पहली कंडीशन को देखो, 3 में से मैं कोई एक गेंद ले रहा हूँ 3C1, और आ रहा है तो गुणा लगाएंगे। 2 दूसरे रंग की यानी कि 6C2, यहाँ गुणा होना था, तो ये 3 गुणा 15, 15 थी 45 बनेगा यहाँ पर। पहली कंडीशन क्लियर है। दूसरी कंडीशन देखो, 3 में से 2 गेंद निकल जाए 3C2, 3C2 की वैल्यू कितनी होती है? 3 गुणा 2, 2 3 ही होती है बस, तो 3C2 गुणा 6 में से सिर्फ कोई एक गेंद निकले, 3 में से ये 2 निकल गए, 6 में से कोई एक निकले, तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 3C2 की वैल्यू भी 3 होती है और 6C1 की वैल्यू 6 होती है, तो 36 18 ये हो गया जी। तीसरी कंडीशन कि तीनों की तीनों ही ब्लैक निकले और 6 में से कोई भी गेंद ना निकले, तो 3C3 की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 ही हो गया जी, 1। और यहाँ बीच में या है तो इन सबको अब ऐड करेंगे, तो 18 1 19, 45 में 20 जोड़ दोगे 65, 65 में से एक कम कर दोगे 64, इसका सही जवाब होगा। अब हम सही पकड़ गए, समझे? तो लैंग्वेज वाली ये चीज़ें इसलिए बताई मैंने तुम्हें, ये रिवीजन करने के काम आएगी। अगर मैं जो है कंफ्यूज हो सकता हूँ तो आप भी हो सकते हो। आगे देखो सवाल, एक सेट दिया आपको 1 2 3 13 नंबर तक, एक रैंडमली, यादृच्छिक को बोलते हैं रैंडमली, यानी कि कोई भी पकड़ के 2 संख्याएं चुनी गई है। यदि चयनित संख्याओं का योग सम है तो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता बता दो। देखो, पहले तो 2 संख्याएं चूज करी इन्होंने, इसमें से कितने नंबर है? ये टोटल 13 नंबर है, इसमें से 2 नंबर चूज किए इन्होंने 13C2, और वे दोनों नंबर ऐसे चूज किए इन्होंने, समझना ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ही आपको सवाल में गड़बड़ कराएगी। इन्होंने 13 में से 2 नंबर चूज किए, और वे 2 नंबर इस प्रकार के नंबर होने चाहिए कि उनका जोड़ कोई ना कोई सम संख्या आनी चाहिए भाई। ठीक है, ये तो चूज करने वाली बात हो गई। फिर उसमें से ये कहा कि जितने भी आपके ये टोटल स्पेस बने, उसमें से सैंपल स्पेस वे पकड़ने हैं जिसमें 2 संख्याओं का जोड़ सिर्फ विषम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। समझ आ गई बात? तो देखो जरा, मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है जिसका जोड़ कोई सम संख्या होती हो। तो ये मैंने तुम्हें नंबर सिस्टम में जब शुरू की क्लास होती है तभी बताया था कि जब आप 2 इवन नंबर को जोड़ोगे तब भी एक इवन नंबर ही आएगा, और जब आप 2 ओड नंबर को जोड़ोगे तब भी एक आपका इवन नंबर ही आएगा, यानी कि सम संख्या आएगी। पहली बात समझ में आ गई सभी को? ऐसे कितने बन सकते हैं इवन इवन? पहले इवन वालों का एक सेट ले लो। इवन वालों का सेट हो गया जी 2 4 6 8 10 12 13 तक ही लेना है बस। ये होगी वे इवन नंबर जिनको आपस में जोड़ने पर कोई इवन नंबर आएगी। देख लो, चाहे जोड़ के 2 में 4 जोड़ो 6 इवन नंबर है, 6 में 4 जोड़ो 10 तब भी है। या फिर दूसरी कंडीशन, एक सेट ये बन सकता है, सभी ओड ओड को एक साथ ले लो, 1 3 5 7 9 11 13, एक ये सेट बन सकता है जिसमें इन्हें जोड़ने पर कोई सम संख्या आती हो। तो देखना जरा, एक इनको जोड़ के देख लो, चाहे 5 और 3 8 तब भी इवन है, 7 और 5 12 तब भी इवन नंबर है। तो मिल गया मुझे सेट, सेट तो मुझे मिल गए। अब मुझे ये बताओ, पहले यहां तक सोल्व करो, यदि चयनित संख्याओं का योग सम है
मतलब ऐसे ये टोटल आउटकम कितने हैं जिनका जोड़ कोई इवन नंबर आता हो। तो आप कहोगे सर इसमें से ये टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, सर ये 6 नंबर है। 6 नंबर में से मैं किन्हीं भी 2 नंबर को जोड़ूं तो हमेशा ही कोई सम संख्या आ रही। जैसे 2 और 4 को जोड़ा तब भी इव सम संख्या आई, 6 और 4 को जोड़ा तब भी सम संख्या आई। तो 6 में से ऐसे 2 नंबर चूज किए ना मैंने, तो ये टोटल कितने तरीके हो जाएंगे। 62 की वैल्यू अभी बताया था तुम्हें 15 होती है। कैसे निकालते हो, जैसे 62 निकालना ना मुझे, 6 को 2 बार खोल दो, 6 × 5, नीचे 2 को खोल दो, 2 × 1, 2 से काट दो, 2 × 6 3 × 5 15। ये सारे काम मन मन के हैं। जो बात समझ में ना आए वो कमेंट कर देना कि सर ये चीज़ नहीं आई समझ में, फिर इसका और आसान तरीका बताऊंगा तुम्हें। अच्छा जी, 15 तरीके तो इनके हो गए भाई पहली कंडीशन के। दूसरी कंडीशन से टोटल कितने हैं आप देखोगे, कितने नंबर है ये, 1 2 3 4 5 6 7, सर ये 7 नंबर है। इन 7 में से हर 2 नंबर जुड़ करके एक सम संख्या बना रही है, यानी कि 7C2 तरीके होंगे। और 7C2 की वैल्यू होगी 7 या 21, 21 हो गए जी ये। तो मुझे ये बताओ ऐसे टोटल आउटकम कितने आए आपके पास, ऐसे टोटल आउटकम जिनमें 2 संख्याओं का जोड़ कोई सम संख्या होती हो। तो आप कहोगे सर 15 + 21 36 आ गए जी टोटल आउटकम। क्लियर है बात, टोटल आउटकम कितने आ गए, 36। आपसे क्या कहा, आपसे कहा दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता। अब सैंपल स्पेस कौन सा है, सैंपल स्पेस तो यहाँ से निकलेगा इस वाले सेट से। उसकी कितनी वैल्यू है, 21। भाई विषम संख्याओं में से 2 संख्या चूज करनी है तो ये तो 21 तरीके हुए ना, टोटल 36 है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको, 21/36 किससे जाएगा, 3 से जा रहा है क्या, 3 × 7 = 21, 12×3 = 36, आंसर आ गया जी 7/12। सवाल को पहले खुद से भी करने की कोशिश करो और फिर समझने की कोशिश करो। अगर आप चाहोगे मैं इसके सॉल्यूशन के साथ ही PDF लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक रहेगा फिर, तो आप चीज़ों को समझ पाओगे इस सारे सॉल्यूशंस के साथ। चलो 2 ही सवाल रह गए बस, आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखो, 1 से 50 तक की धन पूर्णांक संख्याओं की सूची में एक भाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। पढ़ो सवाल को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी न किसी से डिवाइड हो जाए। आप पहले प्राइम निकाल लो, फिर 1 में से घटा देंगे, अपने आप ही कंपोजिट निकल आएंगे। तो प्राइम निकालने की प्रायिकता निकाल लो पहले। मुझे बताओ 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कहोगे सर 15 होते हैं जी, 15 प्राइम होते हैं। अच्छा जी, कितने नंबर है ये टोटल, सर ये 50 नंबर है। प्रायिकता कितनी हो गई, 5×3 = 15, 3/10 होगी जी। कितनी हो गई प्रायिकता, 3/10 हो गई जी। लेकिन 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 एक चीज़ और होगी इसमें से, वो बताऊँ क्या होगी। 1 से 15 के बीच 15 नंबर तो है, लेकिन ये जो 1 है ना, 1 ना तो भाज्य होता और ना ही होता ये प्राइम, ना तो ये प्राइम होता ना ही होता ये कंपोजिट। मतलब 1 को हमें हटाना पड़ेगा, 1 को हमें हटाना पड़ेगा भाई। अगर मैं 1 को हटाऊंगा तो फिर ये 15 नहीं आएंगे, फिर ये आएंगे 14 और टोटल नंबर है 50। ये ध्यान रखना, बस 1 को हटा देंगे हम तो 14/50 हो गई, जिसको मैं लिख सकता हूँ 7/25। ठीक है, इतना लिख सकता हूँ 7/25। अब मुझे ये बताना भाज्य संख्या होने की, ये तो मैंने प्राइम निकाल दिया, भाज्य संख्या की बतानी तो 1 में से घटा दो, 1 में से 7/25 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18/25। इस सवाल का सही जवाब होगा, ये वाला सवाल का जवाब होगा, ये नहीं होगा भाई। मोस्टली बच्चे इसको गलत करेंगे सवाल को, इसीलिए ये सवाल लिया है मैंने। बस आपको ये ध्यान देना कि 1 को ना तो हम भाज्य में गिनेंगे ना ही हम अभाज्य में गिनेंगे। रख लोगे याद, आगे बढ़ो। शायद आखिरी सवाल होगा ये, हाँ ये आखिरी सवाल है भाई। नेक्स्ट इस पर आ जाओ। ध्यान दो, हैं लोग है ABCDEF, हैं लोग बैठे हुए हैं, अरेंजिंग देमसेल्स, हिंदी में इधर लिखा है 6 लोग ABCDF एक पंक्ति में व्यवस्थित है। क्या प्रायिकता है कि F सदैव A और B के बीच ही बैठेगा। F सदैव A और B के बीच में बैठेगा मतलब इस तरीके से आएगी, या तो ऐसे बैठ सकता है या फिर ऐसे बैठ सकता है। मतलब 2 तरीके निकले यहाँ से भी, A और B के बीच में F के बैठने के 2 तरीके निकले, 2।
तो बाकी और कितने लोग हैं? ये 6 लोग हैं ना। बाकी सी डी ई कैसे भी बैठ सकते हैं, सी डी ई कैसे भी बैठ सकते हैं। और इसकी मुझे प्रायिकता बतानी, तो समझो ध्यान से। देखो ये तो चीज़ फिक्स ही होगी, ए एफ बी, ये तो फिक्स हो गए कि एफ हमेशा ए और बी के बीच में आएगा, तो ये एक यूनिट बन गई पूरी। फिर सी हो सकता है दूसरे नंबर पर, डी हो सकता है तीसरे नंबर पर, और ई हो सकता है चौथे नंबर पर, और एफ भी तो है, सी डी ई एफ, एफ हो सकता है जो है 5वें नंबर पर। टोटल 6 हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए टोटल ये। समझे भाई? ये टोटल 5 हो गए अब, क्योंकि ए एफ बी हमेशा ये फिक्स है, एफ हमेशा इसके बीच में फिक्स है। अगर एफ फिक्स है तो फिर इस एफ को क्यों लिख रहे हैं हम? बस सी डी ई तो बचेगा। तो टोटल कितने हो गए? ये 1 2 3 4 हो गए भाई, ये 4 हो गए, ये टोटल 4 हो गए। समझ आई बात? टोटल हो गए जी ये 4। अब इस 4 में से, अब इस 4 में से कहाँ जा रहा है सवाल? ऊपर तो 2 तरीके हैं ना, नीचे कितने बनेंगे? सोचने दो एक बार। 4 हो गए नंबर ये, और 4 में से 2 ये बनेंगे, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। चलो देखो ध्यान से, इसकी क्या प्रायिकता है कि एफ सदैव ए और बी के बीच में बैठता है। देखो एफ जो है बैठा दिया मैंने ए और बी के बीच में, भाई या तो ऐसे बैठेगा ये, या फिर ऐसे बैठ सकता है बीच में। ऊपर बन गई हमारी 2 कंडीशन, सैंपल स्पेस, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम कितने बनेंगे? कि पहली कंडीशन तो ये है कि ये तो फिक्स हो गए। अब सी डी ई इनके बीच में इंटरचेंज होगा, यानी कि ये अपने तरीके चेंज कर सकते हैं। हो सकता है ए एफ बी इस स्थान पर हो, या हो सकता है ए एफ बी दूसरे नंबर पर आता हो, या हो सकता है ए एफ बी तीसरे नंबर पर आता हो। तो टोटल कितने तरीके हो गए? ये हो गए जी 4 फैक्टोरियल वाले तरीके। तरीके को हमेशा फैक्टोरियल में काउंट करते हैं। लेकिन ये ए एफ बी तो 2 तरीकों में बट रहा है ना, तो इसमें 2 फैक्टोरियल की और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि या तो ये ए एफ बी बन सकता है या फिर ये बी एफ ए बन सकता है। ये हो गए जी हमारे टोटल स्पेस। ठीक है। हम्म, 3 दूनी 6, 7 दूनी 12, ए एफ बी ये तो एक जगह बैठ गए। फिर सी डी ई तो बचे हमारे पास, ए बी एफ, तो हमारे पास सी डी ई यही तो बचे ना। तो 1 2 3 4, 4 हो गए ना नंबर ये, 4 फैक्टोरियल। ठीक बात है, 4 फैक्टोरियल में ही चीज़ें काउंट होगी। ओके, ओके। और नीचे है ये 6 फैक्टोरियल। ठीक बात है। सैंपल स्पेस ये नहीं होगा भाई, सैंपल स्पेस होगा आपका ये। समझो ध्यान से, उसने ये कहा कि एफ सदैव ए और बी के बीच में रहेगा। उसने ये थोड़ी बोला कि सी डी ए हट जाएंगे, बस यही तो बोला कि एफ हमेशा ए और बी के बीच में रहेगा। मतलब ये 2 कंडीशन तो रहेगी, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन ये सी डी ई भी तो काउंट हो सकते हैं, क्या पता ए एफ बी यहाँ तीसरे नंबर पर एक साथ बैठते हो सकता है चौथे नंबर पर एक साथ बैठते हो, है ना। तो ये सैंपल स्पेस है। फिर टोटल आउटकम कितना है? टोटल है जी ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 लोग अपने अपने तरीके से बैठ सकते हैं 6 फैक्टोरियल वाले तरीके से। ये है टोटल आउटकम। अब ये सवाल सही है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से ये 3 हो जाएगा, 3 पंजे 15, आंसर आएगा 1/15। ये रहा ऑप्शन। देख रहे हो लैंग्वेज कैसे कंफ्यूज करता है। एफ सदैव ए और बी के बीच में बैठेगा, तो एफ को मैंने बीच में बैठाया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बी पहले बैठा हो और ए बाद में बैठा हो, या ए पहले बैठा हो बी बाद में बैठा हो। 2 कंडीशन तो यहाँ बन गई। लेकिन ये जो सी डी ई है, ये तो किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, इनके ऊपर तो कंडीशन नहीं है कि हम कहाँ बैठेंगे।
तो 4 फैक्टोरियल तरीके हो गए इनके, 4 में से 2 फैक्टोरियल के तरीके इनके हो गए, तो ये सैंपल स्पेस बन गया। और वैसे टोटल कितने थे ये? 6। नीचे आएगा टोटल, टोटल तरीके हो सकते हैं इनके 6 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/15। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी के जो थोड़े से टफ सवाल होते हैं, उन टफ सवालों को मैं सोल्व करा दिया मैंने तुम्हें। अब इसकी पीडीएफ मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार और रिवीजन कर लेना इन क्वेश्चंस को, इनकी लैंग्वेज को। लैंग्वेज वाले सवाल ही फंसाएंगे आपको प्रोबेबिलिटी में। तो मैंने आज के दिन एक सुबह के टाइम 7 बजे क्लास प्रीमियर कर दी थी, उसमें मैंने तुम्हें स्टैट्स कराई थी, इस क्लास में मैंने तुम्हें प्रोबेबिलिटी करा दी। अब देखते हैं तीसरी क्लास में मैं क्या लेकर के आता हूँ। जीके जीएस की भी क्लास करा दूंगा मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जिससे कुछ हद तक पास होने लायक आप उसे कर दो। ओके, और 100% सवाल मिलेंगे। इसके बाद एनडीए फर्स्ट 2025 के ख़त्म होने के बाद, 2025 के एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर, विद इन ए वीक, एनडीए 2 2025 का बैच लॉन्च कर देंगे। वहाँ आपको बिल्कुल बेसिक से 1 by 1 सारी चीज़ें कराई जाएगी, विद क्विज टेस्ट, विद मॉक टेस्ट। इसी के साथ ही मैं आपसे विदा लूँगा, और अपनी मेहनत करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, चीज़ों को रिवाइज करते रहो, जीके जीएस को भी, इंग्लिश को भी। 9 दिन बचे हैं बस, 1 हफ्ता जो ये बचा है ये आपकी ज़िंदगी को संवार सकता है। एसएसबी की इंटरव्यू की टेंशन मत लेना, सारा गाइडेंस मैं कराऊंगा, मैं खुद एसएसबी से रिकमेंडेड हूँ। तो एसएसबी कई बार फेस किया है मैंने, लगभग हर सेंटर पर गया हूँ मैं एसएसबी के, इलाहाबाद वगैरह, भोपाल वगैरह, विशाखापट्टनम नेवी के था वहाँ पे, हर जगह गया हूँ जहाँ भी है। जो नए खुले उनका भी मैं कह नहीं सकता। तो एसएसबी इंटरव्यू की पूरी गाइड मिलेगी, उसका भी कोर्स बता दूंगा मैं जिस जिस बच्चों का सिलेक्शन आएगा। तो थैंक यू एवरीवन।